हाँ जी, गुड मॉर्निंग। तो जीएसटी का फर्स्ट चैप्टर हम कर रहे थे, इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी। इसमें पेज नंबर 15 पर आइए। पेज नंबर 15, जीएसटी कंपनसेशन सेस। मैंने बोला कंपनसेशन सेस के लिए भी सेंटर ने बिल पास किया और फिर वो बिल एक्ट में भी कन्वर्ट हुआ। तो कंपनसेशन सेस लगाया जा रहा है जीएसटी में। किस रेट से लगाया जाएगा वो गवर्नमेंट रेट स्पेसिफाई करेगी। तो जीएसटी कंपनसेशन सेस स्पेसिफाइड रेट से लगाया जाएगा। उसके लिए क्या कानून बनाया गया? जीएसटी कंपनसेशन टू स्टेट सेस एक्ट 2017। तो जीएसटी कंपनसेशन सेस के लिए अलग से एक्ट बनाया गया। ये क्या सारे गुड्स पर लगेगा? नहीं, ये सिर्फ लग्जरी गुड्स या डीमेरिट गुड्स पर लगेगा। तो लग्जरी गुड्स और डीमेरिट गुड्स जैसे पान मसाला, तंबाकू, एरेटेड वाटर्स मतलब सोडा, और मोटर कार लग्जरी गुड्स। तो मोटर कार पर आपके कंपनसेशन सेस भी लगता है। ठीक है, पान मसाला, तंबाकू, एरेटेड वाटर्स, ये कुछ गुड्स स्पेसिफाई कर दिए जो या तो जो लग्जरी नेचर के हैं या जो डीमेरिट गुड्स हैं। फिर ये क्या इंटर स्टेट सप्लाई पर लगेगा या इंट्रा स्टेट, दोनों पर लगेगा। सप्लाई चाहे इंट्रा स्टेट हो चाहे इंटर स्टेट हो, दोनों पर लगेगा। और ये किस वैल्यू पर कंप्यूट होगा? ऑन वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई पर। हम चैप्टर नंबर 6 पढ़ेंगे, वैल्यू ऑफ सप्लाई कैसे डिटरमाइन करें, जिस पर हम जीएसटी कैलकुलेट करते हैं। वो वैल्यू ऑफ सप्लाई पर ही कंपनसेशन सेस लगाया जाएगा। और कंपनसेशन सेस लाने के पीछे गवर्नमेंट का मकसद क्या था, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि जिन स्टेट्स को जीएसटी इंप्लीमेंटेशन करने से नुकसान होगा, उनको जीएसटी इंप्लीमेंटेशन करने से जो भी नुकसान होगा उसकी भरपाई करने के लिए गवर्नमेंट को भी पैसा चाहिए। गवर्नमेंट फंड कहां से रेस करेगी? जीएसटी कंपनसेशन सेस लगाकर। तो जिन जिन स्टेट्स को जीएसटी लागू करने से, अप्लाई करने से नुकसान होगा, उनको गवर्नमेंट भरपाई करेगी। कंपनसेशन सेस के पैसे से वो फंड जनरेट करेगी और उन स्टेट्स को देगी। मैं पहले भी ये बता चुका हूं। और ये कंपनसेशन सेस किसको मिलेगा? जो अपने स्टेट्स में जीएसटी इंप्लीमेंटेशन कर रहे हैं। तो मैंने एक बात बोली थी कि जम्मू एंड कश्मीर में बहुत ज्यादा चांसेस थे कि जम्मू एंड कश्मीर अपने स्टेट में ये जीएसटी इंप्लीमेंट होने नहीं देते। तो उनको इनडायरेक्टली क्या बोला गया कि अगर जीएसटी इंप्लीमेंटेशन से आपको नुकसान अगर हुआ कुछ, तो आपको कंपनसेशन में पैसा तभी मिलेगा जब आप अपने स्टेट में जीएसटी अप्लाई करो। ठीक है, तो इस रीजन की वजह से जम्मू एंड कश्मीर में भी जीएसटी इंप्लीमेंट हो पाया। तो आइडिया क्या था? कंपनसेशन देना उन स्टेट्स को जिनको लॉस ऑफ रेवेन्यू होगा जीएसटी इंप्लीमेंटेशन से, जिनको फंड कम आएगा, पैसा कम आएगा टैक्स के नाम पर, उनको नुकसान होगा, कम टैक्सेस कलेक्ट कर पाएंगे, तो उनको कंपनसेशन दिया जाएगा। और अब एक बात और, मैंने बोला अगर आपने परचेस की है तो उस पे मान लीजिए कंपनसेशन सेस लग के आया है, ये भी एक जीएसटी का रूप ही है, जीएसटी का फॉर्म है ये। तो जीएसटी किस रूप में लग के आया परचेस पर? जीएसटी कंपनसेशन सेस के नाम से। अब आपके पास इसकी आईटीसी है। आईटीसी किसकी है? जीएसटी कंपनसेशन सेस की। आप इस आईटीसी को इसमें यूज कर पाएंगे आउटपुट जीएसटी कंपनसेशन सेस के पेमेंट में, इनपुट जीएसटी कंपनसेशन सेस की आईटीसी को ही यूटिलाइज कर पाएंगे। इसका मतलब आप आउटपुट जीएसटी कंपनसेशन सेस के पेमेंट में सीजीएसटी की आईटीसी यूज नहीं कर सकते, एसजीएसटी की आईटीसी यूज नहीं कर सकते, आईजीएसटी की आईटीसी यूज नहीं कर सकते। जीएसटी कंपनसेशन सेस के पेमेंट में सिर्फ जीएसटी कंपनसेशन सेस की ही आईटीसी यूज होगी। अब इस चैप्टर की बाकी बातें समझते हैं और ये चैप्टर फिनिश करते हैं। शुरू से आइए क्या क्या पेंडिंग रहा इस चैप्टर में। हालांकि अब सब थ्योरी पार्टी है, मेजर जो भी कंसेप्ट की बात थी वो हम समझ चुके हैं। एक बात हम यहां पर और समझते हैं। मैंने बोला सेंटर ने बनाया सीजीएसटी, स्टेट्स ने बनाया एसजीएसटी। ठीक है, और जहां पर ऐसी यूनियन टेरिटरी जहां पर स्टेट लेजिस्लेचर अप्लीकेबल नहीं है, जहां पर स्टेट लेजिस्लेचर अप्लीकेबल नहीं है, मतलब वो प्योर यूनियन टेरिटरीज हैं, तो वहां पर यूटीजीएसटी होगा। और अगर इंट्रा स्टेट सप्लाई हुई है गुड्स या सर्विस की, और वो गुड्स और सर्विस टैक्सेबल होने चाहिए, उन पर ये लगाए जाएंगे। तो सप्लाई का नेचर इंट्रा स्टेट है या इंटर स्टेट है, इसके लिए बहुत ही काम की बात, अगर लोकेशन ऑफ सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई सेम स्टेट या यूनियन टेरिटरी में है, लोकेशन ऑफ सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई अगर सेम स्टेट में है, तो
ये इंट्रा स्टेट सप्लाई कहलाएगा। और इंटर स्टेट सप्लाई कब? जब लोकेशन ऑफ सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई डिफरेंट स्टेट या यूनियन टेरिटरी में हो। मतलब सप्लायर की लोकेशन देखिए और प्लेस ऑफ सप्लाई, दो फैक्टर हम कंसीडर करने के बाद ही सप्लाई का नेचर डिसाइड होगा कि वो इंटर स्टेट सप्लाई है या इंट्रा स्टेट सप्लाई है। ठीक है, फिर कौन कौन से कानून हैं? जैसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, इसके लिए कस्टम्स एक्ट है और आईजीएसटी भी लगता है। ठीक है, मैंने एक बात बोली थी, ये जो आईजीएसटी लगता है वो सीवीडी के नाम से लगता है। कस्टम में काउंटर वेलिंग ड्यूटी के नाम से आईजीएसटी ही लगाया जाता है। ठीक है, फिर अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट हुआ सर्विस का तो उस पर कस्टम्स एक्ट नहीं लगता है। कस्टम्स एक्ट सिर्फ इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स पर ही लगता है, सर्विसेज के इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर कस्टम्स एक्ट नहीं लगता है, तो उस पर आईजीएसटी ही लगेगा। फिर अगर इंटर स्टेट सप्लाई होती है गुड्स या सर्विस की तो आईजीएसटी लगेगा। इंट्रा स्टेट सप्लाई होती है गुड्स या सर्विस की तो सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी या यूटीजीएसटी लगेंगे। अब कुछ बेसिक बातें समझते हैं। जीएसटी के बेसिक कंसेप्ट आपको पता ही है और ऑलरेडी हम डिस्कशन में उसको पिछली क्लासेस में बात हो ही चुकी है। बट होता क्या है, जब एग्जाम में आपसे एग्जाम में शॉर्ट नोट पूछ लेते हैं तो आप लिख नहीं पाते, तो बातें वही हैं, अलग तरीके से लिखी हुई। तो जीएसटी वैल्यू एडेड टैक्स है, बात हो चुकी थी फर्स्ट क्लास में ही कि मैन्युफैक्चर सेल कंजम्पशन ऑफ गुड्स और सर्विस पर लगाया जाएगा और ये वैल्यू एडेड टैक्स है। हमने एग्जाम्पल के थ्रू बात की थी कि वैल्यू एडिशन कैसे कैलकुलेट होगा और वैल्यू एडिशन पर ही ये लगेगा। दूसरा, हर स्टेज पर टैक्स क्रेडिट की चेन चलेगी कंटिन्यूस। हर कोई आगे जो आउटवर्ड सप्लाई दे रहा है उस पर आउटपुट टैक्स कलेक्ट करेगा और इनवर्ट सप्लाई जो ली थी उस पर इनपुट टैक्स लग के आया था, उसकी उसको क्रेडिट मिल जाएगी आउटपुट टैक्स के पेमेंट में। तो इस तरीके से टैक्स क्रेडिट की चेन चलेगी। कहां से? मैंने एग्जांपल दिया था मैन्युफैक्चरर से होलसेलर, होलसेलर से रिटेलर, रिटेलर से कंज्यूमर तक। अच्छा, कोई सर्विस का सप्लायर हो तो वहां से चेन चलेगी, फिर रिटेलर लेवल कंज्यूमर लेवल तक चेन चलेगी और हर स्टेज पर सप्लाई की जितनी भी स्टेजेस है हर स्टेज पर जीएसटी लगेगा। लेकिन जीएसटी सिर्फ वैल्यू एडिशन पर ही लगेगा और अल्टीमेटली सबने जो कलेक्ट किया है, सबने, मैन्युफैक्चरर ने, होलसेलर ने, रिटेलर ने, जो भी टैक्सेस का कलेक्शन हुआ है वो अल्टीमेट बर्डन तो कंज्यूमर पर ही पड़ेगा। ये बात हम एग्जाम्पल के थ्रू ऑलरेडी समझ चुके थे कि सारे टैक्सेस का बर्डन चाहे जिस स्टेज पे भी लगा, मैन्युफैक्चरर स्टेज पे लगा, होलसेलर, रिटेलर, जो भी टैक्सेस लगे उन सबका भार कौन उठा रहा है? अल्टीमेट कंज्यूमर। ये एग्जाम्पल के थ्रू हम बात कर चुके। फिर इसमें क्या होता है? कास्केडिंग ऑफ टैक्सेस नहीं होता। हमने देखा ओल्ड टैक्स सिस्टम में एक्साइज ड्यूटी जुड़ी, मान लीजिए गुड्स का मैटर था, गुड्स में एक्साइज ड्यूटी जुड़ी, फिर एक्साइज ड्यूटी जुड़ के जो अमाउंट है उसमें वैट लगा, तो उसमें क्या हो जाता था कि टैक्स के ऊपर टैक्स लग जाता था। लेकिन जीएसटी में ऐसा नहीं होगा। कास्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्स का मतलब होता ही है टैक्स ऑन टैक्स। तो जीएसटी में कास्केडिंग ऑफ टैक्स नहीं होगा, टैक्स के ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। ऐसा क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहां पर गुड्स और सर्विसेज को डिफरेंशिएट नहीं किया जाता है। ठीक है, पुराने कानूनों में क्या होता था? गुड्स और सर्विसेज को डिफरेंशिएट किया जाता था। जैसे अब इसको मजाक की बात में बोले, पुराने जमाने में लड़का और लड़की में भेद किया जाता था। अब आज के जमाने में लड़का और लड़की में कोई भेद नहीं किया जाता है। पुराने जमाने में क्या होता था? गुड्स और सर्विसेज में डिफरेंशिएशन किया जाता था, लेकिन अब जीएसटी में गुड्स और सर्विस में कोई डिफरेंशिएशन नहीं होगा। गुड्स पे भी जीएसटी लगेगा, सर्विसेज पे भी लगेगा, तो कास्केडिंग नहीं होगी और हर स्टेज पे लगेगा। पूरी सप्लाई की चेन, मैन्युफैक्चरर या सर्विस प्रोवाइडर से होलसेलर, रिटेलर, कस्टमर तक कितनी भी लंबी चेन चले, सप्लाई की कितनी भी स्टेजेस हों, हर स्टेज पर जीएसटी लगेगा और हर कोई अपने प्रीवियस स्टेज मतलब परचेस पर लगे हुए टैक्स की क्रेडिट सबको मिल जाएगी। और पैटर्न क्या रहेगा? टैक्स का सारा बर्डन, जितनी भी स्टेजेस पर टैक्स लगा, सारा टैक्स का बर्डन अल्टीमेट कंज्यूमर पर हो जाएगा विदाउट एनी कास्केडिंग इफेक्ट। फिर जीएसटी में हमें गुड्स और सर्विसेज का क्लासिफिकेशन करना पड़ेगा। क्लासिफिकेशन क्यों करना पड़ेगा और क्लासिफिकेशन होगा कैसे? देखिए, पहला पॉइंट कि क्लासिफिकेशन करने की जरूरत क्या है? अलग अलग गुड्स पर, अलग अलग सर्विसेज पर टैक्स रेट अलग है। ठीक है, इसलिए हमारा
गुड्स या सर्विस किस टैक्स कैटेगरी में, किस टैक्स ब्रैकेट में फॉल करते हैं, हमें कैसे पता पड़ेगा? जब तक कि हम उस गुड्स और सर्विस का क्लासिफिकेशन नहीं करेंगे। ठीक है। और एक खास बात, जीएसटी में एचएसएन कोड के हिसाब से क्लासिफिकेशन किया जाता है गुड्स का। तो हमें गुड्स को क्लासिफाई करना पड़ता है। क्लासिफिकेशन करना क्यों है? फॉर टैक्स रेट पर्पस। हमें टैक्स रेट तभी पता पड़ेगी जब हम क्लासिफिकेशन करेंगे। लेकिन क्लासिफिकेशन करेंगे कैसे? अकॉर्डिंग टू एचएसएन कोड। एचएसएन का मतलब क्या? हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर क्या है? एचएसएन क्या है? एचएसएन एक इंटरनेशनली एक्सेप्टेड प्रोडक्ट कोडिंग सिस्टम है। मतलब हर गुड्स का कोई कोड दिया जाएगा, हर गुड्स को कोई कोड असाइन किया जाएगा और फिर उसको उस एचएसएन कोड के नाम से ही जाना जाएगा। जैसे इंस्टीट्यूट आपको सीआरओ नंबर से जानता है, इंस्टीट्यूट आपको नाम से नहीं जानता, इंस्टीट्यूट आपको सीआरओ नंबर से जानता है। वैसे ही जीएसटी में गुड्स को उसके नाम से नहीं जाना जाएगा, उसके एचएसएन कोड से जाना जाएगा। ठीक है। और ये एचएसएन कोड डेवलप किसने किया है? ये इंटरनेशनली एक्सेप्टेड प्रोडक्ट कोडिंग सिस्टम है। ये डेवलप किया है वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन डब्ल्यूसीओ ने। मतलब ये इंटरनेशनल लेवल का है। फिर ये वैसे तो ओरिजिनली 6 डिजिट का है। एचएसएन कोड वैसे 6 डिजिट के होते हैं इंटरनेशनल लेवल के, लेकिन इंडिया में उनको और डेवलप करके 8 डिजिट का बना दिया गया है। वैसे तो ओरिजिनली 6 डिजिट के हैं, लेकिन इंडिया में 8 डिजिट का एचएसएन कोड का सिस्टम चलता है। अच्छा, सर्विसेज के लिए भी एचएसएन कोड काम आएंगे क्या? नहीं। सर्विसेज के लिए सर्विस अकाउंटिंग कोड काम आएंगे। सर्विसेज अकाउंटिंग कोड SAC ये काम आएंगे। तो वो किसने बनाए? वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाए। सर्विसेज के क्लासिफिकेशन के लिए इंडिया की सेंट्रल गवर्नमेंट ने सर्विस अकाउंटिंग कोड बनाए हैं और वो तो 6 डिजिट के ही होते हैं। इसका मतलब एचएसएन कोड 8 डिजिट के और सर्विस अकाउंटिंग कोड 6 डिजिट के होते हैं। तो इसलिए टैक्स रेट जानने के लिए हमें गुड्स और सर्विस का क्लासिफिकेशन करना पड़ता है कि हमारा गुड्स और सर्विस किस टैक्स कैटेगरी में फॉल करते हैं। फिर जीएसटी में कुछ गवर्नमेंट एग्जम्पशन देती है, सारे गुड्स और सर्विसेज पर जीएसटी नहीं लगेगा, कुछ गुड्स और सर्विसेज एग्जम्प्ट होंगी। उसके लिए हम बिल्कुल अलग एक चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 4, एग्जम्पशंस। तो जो भी इंसेंशियल नेचर के गुड्स होते हैं या कॉमन मैन, आम आदमी के यूज के जो गुड्स हैं, बेसिक इंसेंशियल गुड्स, उन पर गवर्नमेंट टैक्स एग्जाम्प्ट कर देती है। इंसेंशियल सर्विसेज जैसे हेल्थ केयर सर्विसेज, हॉस्पिटल की सर्विस सबको चाहिए। ठीक है। तो क्या हेल्थ केयर सर्विसेज पर जीएसटी लगता है? नहीं, क्योंकि वो जीएसटी में एग्जाम्प्ट कर रखी है। हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, हॉस्पिटल का जो भी नॉर्मल चार्ज होगा उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। तो इस तरीके से कुछ गुड्स कुछ सर्विसेज जीएसटी में एग्जाम्प्ट हो रखी। फिर जो आईटीसी का सिस्टम है वो कंटिन्यूस चलेगा, सीमलेस चलेगा। सीमलेस मतलब बेरोक टोक, कोई रोक टोक नहीं है। मैं जो आउटपुट टैक्स अपने कस्टमर से चार्ज कर रहा हूं, उसके पेमेंट में मेरे परचेस पे जो इनपुट टैक्स लग के आया था उसकी मैं आईटीसी क्लेम कर पाऊंगा। और सप्लाई की जितनी भी स्टेजेस होंगी, हर कोई अपना आउटपुट टैक्स कैलकुलेट करे, उसमें से माइनस करे इनपुट टैक्स, हर किसी को क्रेडिट मिलेगी। क्यों? हार आखिर जीएसटी का किस में डालना है? अल्टीमेट कंज्यूमर पर। क्यों? जीएसटी डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स है। जीएसटी डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स है, इसलिए टैक्स का भार अल्टीमेट कंज्यूमर पर ही डालना है। और इसका मतलब ये टैक्स का पैसा एसजीएसटी का किसको मिलेगा? उस स्टेट को मिलेगा जो कंज्यूमिंग स्टेट है। मैंने एक एग्जांपल बताया था, सेंटर और स्टेट 1 और स्टेट 2। उस स्टेट 1 को कोई पैसा नहीं मिला था, यानी उसका जीरो हो गया था पैसा। ठीक है। और सारा पैसा स्टेट 2 को मिल गया था। तो क्यों ऐसा हुआ? क्यों? क्योंकि स्टेट 2 कंज्यूमिंग स्टेट था, जहां पर अल्टीमेट कंज्यूमर रेजाइड करता था, इसलिए कंज्यूमिंग स्टेट को पैसा मिलेगा। और सेट ऑफ कैसे मिलेगा क्रेडिट का? आईजीएसटी की क्रेडिट का भी सेट ऑफ मिलेगा क्या? सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी का भी? क्या आईजीएसटी के पेमेंट में सेट ऑफ मिल जाएगा क्या? मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आपका आउटपुट टैक्स सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी है, ठीक है, उसके पेमेंट के लिए आप आईजीएसटी की क्रेडिट यूज कर पाओगे क्या? हाँ, मैंने ऑलरेडी बोला था आईजीएसटी की क्रेडिट पहले आईजीएसटी में यूज होगी, फिर सीजीएसटी और एसजीएसटी की पेमेंट में यूज। वही बातें यहां दोबारा रिपीट हो रही है। फिर जो बायर है इंपोर्टिंग स्टेट में,
उसके परचेस के बिल में आईजीएसटी लग के आएगा। उसने क्या किया है, इंटर स्टेट परचेस किया है, इसलिए उसके परचेस के बिल में आईजीएसटी लग के आया, उसकी उसको क्रेडिट मिल जाएगी। पुराने सिस्टम में क्या होता था, अर्लियर सिनेरियो मतलब पुराना जो सिस्टम था उसमें अगर मैं दूसरे स्टेट से माल खरीदता था तो सीएसटी लग के आता था, सीएसटी सेंट्रल सेल टैक्स, और उसकी क्रेडिट नहीं मिलती थी, वो नॉन वेटेबल था। नॉन वेटेबल मतलब नॉन क्रेडिटेबल था। लेकिन जीएसटी में अगर मैं दूसरे स्टेट से कोई भी गुड्स और सर्विस लूंगा उस पर आईजीएसटी लग के आएगा और उसकी भी मुझे क्रेडिट मिलेगी। फिर जो इंटर स्टेट सेल का रेवेन्यू है वो एक्सपोर्टिंग स्टेट को नहीं मिलेगा। कारण कंज्यूमिंग स्टेट कौन होगा, इंपोर्टिंग स्टेट। पैसा किसको मिलेगा, कंज्यूमिंग स्टेट को मिलेगा, मतलब इंपोर्टिंग स्टेट को मिलेगा। मैंने एग्जांपल लिया था सेंटर स्टेट 1 और स्टेट 2, तो उस एग्जांपल में स्टेट 1 एक्सपोर्टिंग स्टेट था और इंपोर्टिंग स्टेट स्टेट 2 था। तो क्या स्टेट 1 को पैसा मिला, नहीं, एक्सपोर्टिंग स्टेट था वो स्टेट 1, तो पैसा नहीं मिला। और क्या उसको क्रेडिट ट्रांसफर करनी पड़ी, फंड ट्रांसफर के मामले बन गए थे, यस, वो मैटर हम समझ चुके हैं, एग्जाम्पल से समझ चुके, ठीक है। फिर आईजीएसटी की क्रेडिट आप एसजीएसटी के पेमेंट में यूज कर सकते हो, और उसके लिए गवर्नमेंट ने सेटलमेंट मैकेनिज्म बना रखा है कि हम फंड ट्रांसफर कर लेंगे। बिजनेसमैन को सोचने की जरूरत नहीं है कि आईजीएसटी की क्रेडिट एसजीएसटी के पेमेंट में यूज हो गई या एसजीएसटी की क्रेडिट आईजीएसटी के पेमेंट में यूज हो गई। क्या बिजनेसमैन को तो मिल जाती है क्रेडिट, बिजनेसमैन तो अपनी आईजीएसटी की क्रेडिट एसजीएसटी के पेमेंट में यूज कर सकता है और एसजीएसटी की क्रेडिट आईजीएसटी के पेमेंट में यूज कर सकता है। बिजनेसमैन को तो रोका नहीं आईटीसी यूज करने के लिए, लेकिन वहां पर गवर्नमेंट अपने लेवल पर फंड ट्रांसफर करती है, तो गवर्नमेंट ने उसका अलग से सेटलमेंट मैकेनिज्म बना दिया। बना किसे दिया, जीएसटी की पोर्टल पर खुद इनबिल्ट मैकेनिज्म कर दिया कि अगर आईजीएसटी की क्रेडिट एसजीएसटी के पेमेंट में यूज हो या एसजीएसटी की क्रेडिट आईजीएसटी के पेमेंट में यूज हो तो पोर्टल पर अपने आप ही फंड सेटलमेंट हो जाए, ठीक है। फिर इसका मतलब ये जीएसटी की पोर्टल ही क्लियरिंग हाउस का काम कर रही है, जहां पर भी आईजीएसटी की क्रेडिट एसजीएसटी के पेमेंट में यूज हो या एसजीएसटी की क्रेडिट आईजीएसटी के पेमेंट में यूज हो, यहां वहां पर अपने आप ही पोर्टल फंड सेटलमेंट कर देगी। तो इसका मतलब क्लियरिंग हाउस की तरह काम करेगी जीएसटी की पोर्टल, और रेस्पेक्टिव गवर्नमेंट को फंड ट्रांसफर हो जाएगा, और उसके लिए गवर्नमेंट को एक मजबूत आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर जीएसटी की पोर्टल ने अवेलेबल करवा दिया है, ठीक है। ये एग्जांपल सब हम समझ चुके हैं। इंट्रा स्टेट सप्लाई वाला बता दिया था, इंट्रा स्टेट सप्लाई वाला एग्जांपल बता दिया था आपको लिखकर, फिर इंटर स्टेट सप्लाई वाला एग्जांपल आपको लिख के बता दिया था। अब इसके बाद बचा इस चैप्टर में अब कुछ बेनिफिट्स बचे होंगे। जीएसटी आने से बेनिफिट्स क्या हुए, पेज नंबर 10 पर जीएसटी पूरी कंट्री के लिए विन विन सिचुएशन है। विन विन सिचुएशन मतलब हर कोई पर्सन जीत में है, विनर है, विन विन सिचुएशन। इससे सेवरल बेनिफिट्स मिले। इकोनॉमी को क्या फायदा हुआ है, इकोनॉमी एक नेशनल टैक्स मार्केट बन गई है। नेशनल टैक्स मार्केट कैसे बन गई है, पुराने सिस्टम में जब जीएसटी नहीं था तो मैं दूसरे स्टेट से माल खरीदने में हिचकिचाता था, कारण उस पर सीएसटी सेंट्रल सेल टैक्स लग के आता था। तो मैं खरीदने में क्यों हिचकिचाता था दूसरे स्टेट से, कि उस सीएसटी सेंट्रल सेल टैक्स लग के आएगा, उसकी क्रेडिट नहीं मिलेगी। जब उसकी क्रेडिट नहीं मिलेगी तो मैं दूसरे स्टेट से माल खरीदूंगा क्या, नहीं, फिर मैं अपने स्टेट से ही प्रेफर करूंगा माल खरीदना। क्यों, अपने स्टेट से पहले खरीदता था तो वैट लगता था, वैट की तो क्रेडिट मिलती थी, लेकिन दूसरे स्टेट से खरीदता तो सीएसटी सेंट्रल सेल टैक्स लग के आता, उसकी क्रेडिट नहीं मिलती थी। तो पहले पुराने सिस्टम में मैं दूसरे स्टेट से माल खरीदने में हिचकिचाता था, लेकिन अब ये मेरा डर खत्म हो गया। कैसे, दूसरे स्टेट से अब खरीदूंगा तो आईजीएसटी लग के आएगा और आईजीएसटी की भी क्रेडिट मिल जाती है, और आईजीएसटी की क्रेडिट तो और अच्छी मानी जाती है, कारण वो आउटपुट आईजीएसटी के पेमेंट में भी यूज हो सकती है और आउटपुट सीजीएसटी और एसजीएसटी यूटीजीएसटी के पेमेंट में भी यूज हो सकती है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, पहले हर स्टेट आपस में लड़ता था कि दूसरे स्टेट को हमें नफरत भरी नजर से देखना है, वहां से माल नहीं खरीदना है। लेकिन अब गवर्नमेंट ने पूरा इंडिया को एक ग्लोबल कर दिया कि आप अपने स्टेट से खरीदो चाहे दूसरे स्टेट से खरीदो, बात बराबर है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, यूनिफाइड नेशनल मार्केट डेवलप कर दिया, और मोदी जी ने नारा दिया, वन नेशन वन टैक्स। फिर
गवर्नमेंट के जो मेक इन इंडिया इनिशिएटिव, गवर्नमेंट ने एक कैंपेन बनाया था कि हम इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग को डेवलप करेंगे, इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाएंगे। तो उसमें भी सपोर्ट मिला गवर्नमेंट को जीएसटी लाने से। फिर इंडिया इंटरनेशनल लेवल पर और नेशनल लेवल दोनों पर कॉम्पीट कर पाने की पोजीशन में आ गया। क्यों? जीएसटी लाने से गुड्स और सर्विसेज की प्राइजेस ओवरऑल कम हुई, तो एक कॉम्पिटिटिव मार्केट डेवलप हुआ। और एनहांस्ड इन्वेस्टमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट, जीएसटी आने से ऐसा कहा जाता है कि लोकली मैन्युफैक्चर्ड गुड्स भी और सर्विसेज भी अच्छे तरीके से बिक पाएंगे और इंडियन गुड्स और सर्विसेज की इंटरनेशनल मार्केट में कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ जाएगी और इस तरीके से लोग अपना बिजनेस में इन्वेस्टमेंट बढ़ाएंगे और एक्सपोर्ट भी बढ़ाएंगे। तो इस तरीके से इकोनॉमिक एक्टिविटीज और एक्सपोर्ट करने में बढ़ोतरी होगी और बिजनेस अगर बढ़ेगा तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ेंगी और जो जीडीपी है वो भी बढ़ेगी, तो इकोनॉमी को ये फायदे होंगे। फिर सिंप्लीफाइड टैक्स स्ट्रक्चर, गवर्नमेंट का कहना है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हम प्रोवाइड करेंगे जीएसटी आने से। आपको सिंपलर टैक्स स्ट्रक्चर देंगे, एग्जाम्पशन कम रखेंगे और मल्टीप्लिसिटी ऑफ टैक्सेस कम की जाएंगी, मतलब अलग अलग तरीके के टैक्सेस, टैक्स रेट कम रखे जाएंगे। फिर तो जीएसटी आने से सिंप्लीफिकेशन बढ़ेगा, यूनिफॉर्मिटी बढ़ेगी। पहले क्या होता था? पहले मान लीजिए किसी प्रोडक्ट पर राजस्थान में टैक्स रेट अलग है और महाराष्ट्र में वहां की गवर्नमेंट ने वैट की रेट वहां कम कर दी। क्यों कम की? वहां इलेक्शन होने थे, इलेक्शन होने थे तो वहां की गवर्नमेंट क्या कर देती थी? टैक्स रेट कम कर देती थी। और वही गुड्स राजस्थान में अलग टैक्स रेट लग के मिल रहा है। लेकिन अब जीएसटी आने से ऐसा नहीं होगा, ऑल ओवर इंडिया यूनिफॉर्म टैक्स रेट रहेंगी। पहले ये सीन देखने को मिलता था कि राजस्थान में मान लीजिए ये गुड्स है, इस पर टैक्स रेट 5% वेट, और यही चीज महाराष्ट्र में 12% टैक्स रेट लग के आ रही है। अब ऐसा नहीं होगा, ऑल ओवर इंडिया टैक्स रेट स्ट्रक्चर में यूनिफॉर्मिटी रहेगी। गवर्नमेंट के लिए भी टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन करना आसान रहेगा और क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स और क्लासिफिकेशन ऑफ सर्विस ये यूनिफॉर्म रहेगा। यूनिफॉर्म होने से गवर्नमेंट को पूरे इंडिया में टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन करने में आसानी रहेगी और लोग टैक्स कंप्लायंस भी आसानी से करेंगे। टैक्स कंप्लायंस आसानी से करेंगे मतलब जीएसटी की पोर्टल इंटरेक्टिव पोर्टल है टैक्स पेयर और गवर्नमेंट के बीच में। वहां पर आसानी से रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, रिटर्न फाइलिंग आसानी से हो जाएगी, रिफंड अगर क्लेम करना है वो भी आसानी से हो जाएगा, टैक्स पेमेंट करना भी आसान है। ह्यूमन इंटरफेस को कम कर दिया है। ह्यूमन इंटरफेस को कम कर दिया मतलब क्या? इंटरफेरेंस ह्यूमन की कम कर दी है, सारा काम साइट पर होगा। पहले क्या होता था? मैनुअली होता था, आपको डिपार्टमेंट जाके करवाना पड़ता था। और अब जीएसटी की पोर्टल पर सारी सर्विसेज ऑनलाइन हो गई, तो ह्यूमन इंटरफेरेंस कम हो गया और लोगों की कंप्लायंस कॉस्ट में भी कमी आएगी। ऐसा बोला तो गया, लेकिन मुझे लगता है जीएसटी में कंप्लायंस कॉस्ट ज्यादा है। कंप्लायंस कॉस्ट ज्यादा कैसे है? पहले क्या होता था वैट वाले सिस्टम में? वैट वाले सिस्टम में जैसे वैट का क्वार्टरली रिटर्न जाता था, लेकिन अब जीएसटी के मंथली रिटर्न जाते हैं। तो वैट का क्वार्टरली रिटर्न जाता, अब जीएसटी के मंथली रिटर्न जाते, तो कंप्लायंस कॉस्ट बढ़ेगी या घटेगी? बढ़ेगी। क्यों? सीए पहले क्वार्टरली रिटर्न फाइल करता था, मंथली फाइल करेगा तो उसकी फीस बढ़ जाएगी। लेकिन यहां पर गवर्नमेंट कह रही है आपकी कंप्लायंस कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगी। अब गवर्नमेंट किस मैनर में कह रही है? मान लीजिए एक मैन्युफैक्चरर है, उसको पहले एक्साइज ड्यूटी के भी रिटर्न फाइल करने पड़ते थे और वेट के भी रिटर्न फाइल होते थे। अब मतलब उसका एक्साइज ड्यूटी का रिटर्न फाइल करने के लिए कई लोग सीए अलग रखते थे और वेट का रिटर्न फाइल करने के लिए सीए अलग रखते थे। तो दो दो सीए पहले रखने पड़ते थे, लेकिन अब एक ही जीएसटी है तो सीए एक ही रखा जाएगा। तो गवर्नमेंट के लिए इस मैनर में आपकी कंप्लायंस कॉस्ट कम हो जाएगी, मतलब सीए की फीस कम लगेगी। फिर ट्रेड और इंडस्ट्री को क्या फायदा हुआ? बेनिफिट्स टू एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। तो इसमें जो इनपुट टैक्स क्रेडिट का गवर्नमेंट ने मैकेनिज्म डाला, उससे टैक्स का बर्डन ओवरऑल कम हो जाएगा। टैक्स का बर्डन हम समझ चुके थे एग्जाम्पल से कि जीएसटी आने से टैक्स का बर्डन कैसे कम हो जाएगा। ओल्ड सिस्टम में मैंने एग्जाम्पल से बताया था कि गुड्स 100 रुपए का है, उस पर 12.36% एक्साइज ड्यूटी लगी तो 112.36 हो गया। फिर 112.36 पर वेट 14.5% लगा, तो
अब क्या होगा, एक ही टैक्स लगेगा और इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगी, बेटर टैक्स कंप्लायंस होगी, तो उससे एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री को फायदा होगा। फिर कास्केडिंग के जो भी इल इफेक्ट्स है, कास्केडिंग मतलब पहले टैक्स के ऊपर टैक्स लग जाता था, उसका भी इफेक्ट खत्म हो जाएगा। अब नहीं होगी कास्केडिंग। क्यों नहीं होगी? कि अब प्रीवियस स्टेज पर मतलब परचेस पर लगे हुए टैक्स की आपको पूरी इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगी, तो कास्केडिंग नहीं होगी। स्मॉल ट्रेडर्स को और व्यापारी वर्ग को फायदा होगा। क्यों फायदा होगा? पहले पुराने वैट के सिस्टम में टर्नओवर के लिए थ्रेशोल्ड लिमिट बहुत कम थी, 5 लाख 10 लाख। लेकिन अब नए जीएसटी के सिस्टम में क्या होगा, टर्नओवर जिसका 10 लाख 20 लाख या कुछ केसेस में 40 लाख से एक्सीड करता है, तो ही उनको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना है। तो इससे काफी लोगों को फायदा होगा। ठीक है, तो इस तरीके से जीएसटी इकोनॉमिक गेन को मैक्सिमाइज करेगा और कंप्लायंस पेन को मिनिमाइज करेगा, रिड्यूस करेगा। ठीक है, फिर और कुछ बचा इस चैप्टर में? फिनिश? चलिए, तो इसके साथ ही ये चैप्टर कंप्लीट।